जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 जो इसका नाम है एंजाइम्स, फर्स्ट ईयर की बुक का। ये चैप्टर नंबर 3 वैसा ही है एंजाइम्स जो आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ के आए हैं 9th क्लास की बुक में। सारे टॉपिक्स वैसे ही चलेंगे, पहले इंट्रोडक्शन, फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम काम कैसे करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम को कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की रफ्तार को, रेट को कम ज्यादा कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक है दैट इज इनहिबिटर्स जो कि एंजाइम को इनहिबिट करेगा, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। ये टॉपिक आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ, इसका बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, तो ये एंड पे जाके लास्ट टॉपिक आएगा हमारे इस चैप्टर का, तो उसको ध्यान से देखना है। बाकी अभी हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में अगर हम इंट्रोडक्शन करें तो डेफिनेशन से पहले ये बात समझने की है कि एंजाइम्स हैं क्या। एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनका काम ये होता है कि वो रिएक्शन में आए, रिएक्शन को तेज कराएं और चले जाएं। वो ना तो रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ना सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे, ना उनका कोई असर प्रोडक्ट्स में नजर आएगा। बस वो आएंगे, रिएक्शन कराएंगे और निकल जाएंगे। उनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने स्पीड अप करना है रिएक्शन को, उन्होंने रिएक्शन को तेज करना है, उन्होंने बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को बोलते हैं कैटलिस्ट। और चूंकि ये कैटलिस्ट अब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडीज में काम कर रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडीज के साथ हम बायो वर्ड लगा देते हैं, बायो। तो बायो मींस लाइफ। तो चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी में काम कर रहा है तो इन्हीं कैटलिस्ट का, एंजाइम्स का नाम हम रख देंगे बायोकैटलिस्ट। तो हमें सिंपली एक वर्ड में अगर एंजाइम को डिस्क्राइब करना हो कि एंजाइम क्या है, तो हमने ये बात याद रखनी है कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। तो ये बनते किस तरह है, किस चीज से मिलकर बने हैं? ये प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये लिपिड्स हैं। तो दे आर प्रोटीन इन नेचर। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट वन, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अदरवाइज सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने। और हमें पता है कि जो एंजाइम्स हैं वो, जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे से मिलेगी, दूसरी तीसरे से मिलेगी, तीसरी चौथे से मिलेगी, और अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही है। तो एंजाइम जो हैं वो किससे मिलकर बन रहे हैं? असल में प्रोटीन से। तो प्रोटीन्स किससे मिलकर बन रही हैं? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड दो आपस में जुड़ रहे हैं जिस बॉन्ड से, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब ये अमीनो एसिड्स एक लंबी सारी चेन में जुड़ जाएंगे तो इस चेन को हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसका मतलब यह है कि जो एंजाइम है वो किससे मिलकर बना है? पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है। अब जो एंजाइम की डेफिनेशन पे अगर हम आए तो एंजाइम की क्या है? एंजाइम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। कहता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में अगर कोई प्रोटीन है तो सबसे एसेंशियल है बॉडी में काम करने के लिए, वो एंजाइम्स है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो भी हो रहे हैं उन सबको अगर हम मिला लें, तो सम टोटल कर लें सारे केमिकल रिएक्शंस का, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में लार्जर कंपाउंड्स टूटते हैं छोटे कंपाउंड्स में और एनर्जी रिलीज होती है, और एनाबॉलिज्म में छोटे कंपाउंड्स मिलते हैं लार्जर सब्सटेंसेस के अंदर और एनर्जी देनी पड़ती है। चाहे एनाबॉलिक रिएक्शंस हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन इंसान की बॉडी के अंदर हो रहा होगा उसको एंजाइम कराएगा। तो अगर एंजाइम्स को खत्म कर दिया जाए बॉडी से तो रिएक्शंस रुक जाएंगे। अगर रिएक्शंस रुक जाएंगे तो आपकी रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, हर रिएक्शन जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूसिंग था या कोई भी था, वो सारे रिएक्शंस रुक जाएंगे और आप कोलैप्स कर देंगे। तो उसका मतलब ये है कि एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। बॉडी में काम कर रही हैं, बॉडी में काम कर रही हैं। तो दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एक होती है फंक्शनल प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स नहीं है, बल्कि कौन सी प्रोटीन्स हैं? फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। ये बॉडी में काम कर रही हैं, तो इसलिए इनको हमने कह दिया कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। ऐसी प्रोटीन्स का ग्रुप है जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव है, काम कर रहा है बॉडी में। फंक्शनल प्रोटीन है। देखो प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, स्ट्रक्चरल, एक फंक्शनल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि स्ट्रक्चर बना रही है, जिस तरह मसल्स हैं, बाल हैं, नाखून है। बाल कैराटिन प्रोटीन से मिलकर बने, नाखून कैराटिन प्रोटीन से मिलकर, इनका कोई खास ऐसा काम नहीं है। मसल जिस तरह है उनका स्ट्रक्चर भी है, फंक्शन भी है। लेकिन एंजाइम्स का स्ट्रक्चर कोई नहीं हमें चाहिए, हमें फंक्शन चाहिए कि एंजाइम काम करें और रिएक्शंस परफॉर्म करा के दें और हमारे रिएक्शंस को कैटलाइज करें। तो इसलिए एंजाइम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स व्हिच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। ये काम कर रही हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स। ये करती क्या है? दे ट्रेमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन हमारा हो रहा है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब यह है उसको स्पीड अप कर देंगी, रिएक्शन होने की रफ्तार को बढ़ा देंगी, रिएक्शन को तेज कर देंगी। फॉर एग्जांपल, अगर एंजाइम के बगैर एक सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मिनट में एक सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर हम एंजाइम डाल देंगे तो 1 मिलियन सबस्ट्रेट 1 मिलियन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 मिनट में। तो रफ्तार में, एंजाइम की स्पीड की, रिएक्शन की स्पीड में बेतहाशा इजाफा आ जाएगा।
इतना ज्यादा इजाफा आ जाएगा कि एक्सट्रीम चेंजेस आएगी। यानी ये कि एंजाइम के ना होने से रिएक्शन होगा तो सही, लेकिन इतना स्लो होगा कि फिर वो रिएक्शन हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां पे 1 मिलियन सबस्ट्रेट 1 मिलियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है 1 मिनट में, कहां पर एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है एक प्रोडक्ट में। तो वो एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके क्या करना है हमने, तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स के होने से रिएक्शन का रेट इतना बढ़ जाएगा जितना हमें चाहिए। तो दे ट्रेमेंडसली मींस एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा बेतहाशा इंक्रीज बढ़ा देंगे द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को। तो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? फंक्शनल प्रोटीन्स। लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रोटीन्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है। अब यहां पे जगह कम है, मैं आपको ओरली समझा देता हूं। एक होती है फाइब्रस प्रोटीन्स और एक होती है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में डिफरेंस देखेंगे कि फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस है। फाइब्रस प्रोटीन्स ऐसी हैं, समझ लें कि उनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सीधी स्ट्रेट चेन्स की शक्ल में पड़ी होंगी और धागों की शक्ल में पड़ी होंगी। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएंगी और फोल्ड होकर बल खा के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक गोल स्ट्रक्चर, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, ग्लोब की तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगी। ऐसी प्रोटीन्स को हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। यानी समझें कि अगर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन जा रही है और अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह सीधी पड़ी है तो ये फाइब्रस प्रोटीन है। लेकिन अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर बेंड हो जाती है और वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इख्तियार कर जाती है तो इसको हम बोलेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। है चेन यही, पॉलीपेप्टाइड चेन ही है, अमाइनो एसिड ही जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रेट चेन में पड़ी होने की बजाय आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर बल खा के एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में आ गई हैं। तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो अगर हम यहां पे इसकी डेफिनेशन में ये बात ऐड कर लें कि एंजाइम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। एंजाइम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स व्हिच आर बायोलॉजिकली एक्टिव, फंक्शनल है, काम कर रही है बॉडी के अंदर, फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। दे ट्रेमेंडसली बेतहाशा इंक्रीज कर देंगी एफिशिएंसी को बायोकेमिकल रिएक्शन के और रिएक्शन को तेजी से करवा देंगी और रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसी डेफिनेशन के पार्ट में ये बात है कि एंजाइम्स अगर नहीं होंगे तो मैंने आपको बताया कि रिएक्शन इतनी स्लो होगा कि फिर वो रिएक्शन हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो रिएक्शन रुक जाएंगे, और अगर रिएक्शन रुक जाएंगे इंसान की बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो उनकी जिंदगी रुक जाएगी। तो लाइफ वुड बिकम इम्पॉसिबल। अगर एंजाइम्स नहीं रहेंगे तो जिंदगी गुजारना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो अगर एंजाइम्स हम निकाल दें तो हमारा सारा मेटाबॉलिज्म ही रुक जाएगा, तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। और एक बात और याद रखनी है एंजाइम के बारे में कि एंजाइम स्पेसिफिक का मतलब यह है कि एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को तोड़ेगा, 4 शादियों की इजाजत नहीं है। एक सबस्ट्रेट ने एक ही केमिकल रिएक्शन कराना है, एक एंजाइम ने एक ही सबस्ट्रेट को तोड़ना है, और वो एंजाइम उसी सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, वही सबस्ट्रेट उस एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके लगेगा। अभी एक्टिव साइट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखें तो एंजाइम ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। एक खास एरिया ऐसा है जिस पे आके सबस्ट्रेट ने लगना है। ये जो खास एरिया है, इस खास एरिया को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव मतलब ये कि एक्टिव है, काम कर रही है। तो बाकी सारा एंजाइम काम नहीं कर रहा, बाकी सारा एंजाइम भी काम कर रहा है। उसका काम यह है कि उसने इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है। अगर एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर खराब हो गया तो एक्टिव साइट की शेप भी खराब हो जाएगी। जब एक्टिव साइट की शेप भी खराब हो जाएगी तो सबस्ट्रेट आके फिट कैसे होगा? तो इसका मतलब बाकी सारे एंजाइम के जो हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये साइट ऐसी है, ये खास जगह एंजाइम के ऊपर जहां पर सबस्ट्रेट ने आके लगना है और इसी साइट ने इस सबस्ट्रेट को तोड़ना है प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस साइट की क्या डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, और इसको किस तरीके से हम लिखेंगे जब पेपर में आएगा तो ये आगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन वाले टॉपिक में एक्टिव साइट को डिटेल से हम देखेंगे। अभी फिलहाल इतनी बात देख लें कि एक्टिव साइट वो जगह है जहां पे सबस्ट्रेट लगेगा। तो हर एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, ये बात मैंने यहां पे रख दी। जो रिएक्टेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में, जब आप लोग रिएक्शंस पढ़ते हो तो आप कहते हो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रिएक्टेंट्स लिख लिए और राइट हैंड साइड पे हमने प्रोडक्ट्स लिख लिए। जो केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स थे वो हमारे सबस्ट्रेट है, वो बायोलॉजी में एंजाइम के लिए जो रिएक्टेंट है वो सबस्ट्रेट है। एंजाइम उस रिएक्टेंट को लेगा और उठा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो जो रिएक्टेंट है असल में वो हमारा क्या है? सबस्ट्रेट। वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर लगेगा और आके वो एंजाइम को जो है ना वो उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। इतनी बात ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने। तो अब एंजाइम्स को काम करने के लिए सिर्फ एंजाइम प्रोटीन ही है नेचर में? हाँ जी, एंजाइम्स प्रोटीन ही है, सिर्फ प्रोटीन ही। लेकिन क्या एंजाइम्स को सिर्फ अपना स्ट्रक्चर प्रोटीन का काफी है काम करने के लिए? तो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोटीन है और वो प्रोटीन ही उनके लिए काफी है वो काम करने के लिए। सम एंजाइम्स दे आर कंसिस्ट सोलली ऑफ प्रोटीन्स, दे आर मेड ओनली ऑफ प्रोटीन्स, दे आर कंप्लीटली फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स। बट सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, मोस्टली एंजाइम्स ऐसे हैं, दे नीड एन एडिशनल पार्ट। उनको एक एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट चाहिए जो कि प्रोटीन नहीं होगा,
वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। वो नॉन प्रोटीन पार्ट मेटल भी हो सकता है, मेटल आयन भी हो सकता है, वो वाइटामिन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोटीन नहीं होगा। तो जो ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम को काम करने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन एंजाइम की डेफिनेशन के बाद पहले पेज में से आपको पूछी जाएगी, दैट इज कोफैक्टर। तो व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। अगर एंजाइम चाहता है कि वो सही तरीके से काम कर ले, तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए जिससे वो अच्छी तरीके से काम कर सकेगा। वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है एक्स्ट्रा, जो कि एसेंशियल है, जरूरी है एंजाइम के काम करने के लिए, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर। को क्यों बोल रहे हैं? को का मतलब है साथी, इस तरह कोलीग, को वर्कर, को मतलब साथ, एडजेसेंट, साथ काम करने वाला। तो फैक्टर मींस कोई प्रोटीन है या नॉन प्रोटीन पार्ट है, को फैक्टर मींस कोई चीज है। तो को फैक्टर एक ऐसी चीज है जो कि साथ काम कर रही है एंजाइम के, लेकिन है नॉन प्रोटीन। सारा एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन वो जो को फैक्टर है जो एंजाइम के साथ लग के काम कर रहा है, वो नॉन प्रोटीन है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर, दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। अभी जो ये कोफैक्टर है ना, ये करेगा क्या ऐसा जो एंजाइम की रिएक्शन को तेज करने में हेल्प करेगा? वो एंजाइम को क्या ऐसी चीज दे देगा जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट को इजीली तोड़ पाएगा प्रोडक्ट्स में? वो ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जब आपस में एक दूसरे के साथ लग जाएंगे, तो एंजाइम का एक्टिव साइट के ऊपर, सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट के ऊपर आके फिट बैठना बड़ा जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो लूजली अटैच्ड हो, दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए, दोनों टाइटली पैक्ड होने चाहिए। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो गैप होगा उसको कोफैक्टर फिल कर देगा। तो पहला पॉइंट यह है कि कोफैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज। एंजाइम सबस्ट्रेट के दरमियान, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, इन दोनों के दरमियान ब्रिज के तौर पर एक्ट करेगा, दोनों को जोड़ देगा, दोनों के दरमियान गैप को खत्म कर देगा, ताकि एंजाइम टाइटली फिट हो जाए सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट टाइटली फिट हो जाए एंजाइम के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ फिट हो जाए, और एंजाइम जो है वो कैटलाइज कर दे इस रिएक्शन को और सबस्ट्रेट को तोड़ दे प्रोडक्ट्स में। तो एंजाइम जो है ना, कोफैक्टर क्या करेगा? ब्रिज के तौर पर एक्ट करेगा। और दूसरा कोफैक्टर क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है? केमिकल एनर्जी का मतलब यह है कि हर एंजाइम को एक रिएक्शन चलाने के लिए एक खास केमिकल एनर्जी चाहिए होती है। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम मिकदार एनर्जी की चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह समझ लें कि ये एक बॉल है, इस बॉल को मैंने यहां से धक्का देके इस ग्राफ के ऊपर से, इस पहाड़ के ऊपर से गुजारना है, यहां पे लेके आना है। अब ये पहाड़ बड़ा है, तो यहां से जो फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे इस बॉल को यहां लेके आने के लिए ज्यादा है। अगर मैं ये कहूं ये पहाड़ मैंने इतना बड़ा नहीं रखा, बल्कि इस पहाड़ को मैंने छोटा कर दिया, इतना कर दिया, अब पहले ज्यादा मुश्किल था या अब ज्यादा मुश्किल है? पहले ज्यादा मुश्किल था इस बॉल को फोर्स करना, अब आसान है। तो ये जो ग्राफ है, समझ लें, ये जो पहाड़ है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। जब इस एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर लिया जाएगा तो ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो एंजाइम्स क्या करते हैं और कोफैक्टर क्या करते हैं? ये केमिकल एनर्जी देते हैं रिएक्शन को, और इसकी वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को कराने के लिए, वो कम हो जाती है और सबस्ट्रेट फौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इतना बड़ा पहाड़ था वो छोटी सी पहाड़ी बन गई और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, और आसानी से रिएक्शन कैटलाइज हो गया। तो दो मेन इंपॉर्टेंट काम है जिससे कोफैक्टर जो है वो हेल्प करेगा एंजाइम की। एक, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, दोनों को ब्रिज कर देगा। दूसरा, इट प्रोवाइड्स द केमिकल एनर्जी, ताकि क्या कर दिया जाए? ताकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया जाए। जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी हमारी रिएक्शन के लिए, उसको कम कर दिया जाए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी चाहिए थी रिएक्शन के लिए, इसको कम कर दी जाए। तो ये दो बातें जो है ना बहुत जरूरी हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि कोफैक्टर की टाइप्स कौन कौन सी है, कोफैक्टर कितनी तरह का है। कोफैक्टर की टाइप्स पढ़ने से पहले सिंपल तरीन बात ये याद रख लेनी है कि कोफैक्टर की टाइप्स देखने के लिए आपने ये देखना है कि जो कोफैक्टर एंजाइम के साथ लगा हुआ है, तो कोफैक्टर को हिला के देखना है कि कोफैक्टर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा, उतर रहा है एंजाइम से कि नहीं उतर रहा। अगर तो कोफैक्टर पक्का लगा हुआ है एंजाइम के साथ, परमानेंटली अटैच्ड है, उसको हिलाने से उतारने से वो नहीं उतर रहा, एंजाइम को नहीं छोड़ रहा, तो इसका मतलब यह है कि वो परमानेंटली अटैच्ड है कोफैक्टर। तो जो परमानेंटली अटैच्ड कोफैक्टर है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। if an organic cofactor is permanently attached, P से प्रोस्थेटिक ग्रुप, P से परमानेंट, P से पक्का। अगर कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर कोफैक्टर परमानेंटली अटैच्ड है, कोवलेंटली बॉन्डेड है, तो उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोवलेंटली बॉन्डेड क्यों कह रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड तो है नहीं, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि कोवलेंट बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, इस तरह वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं या डाइपोल फोर्सेज हैं, वो तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर कोफैक्टर और एंजाइम दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं, परमानेंटली अटैच्ड हैं, पक्के पक्के जुड़े हुए हैं, उतरेंगे नहीं, तो इस ऐसे कोफैक्टर को हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक हो गया। अब आपने कोफैक्टर को हिला के देखा एंजाइम से, वो हिल रहा है, लूजली अटैच्ड है,
लूजली अटैच्ड है। तो बुक वाला कहता है द डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज एक्टिवेटर एंड लूजली अटैच्ड कोफैक्टर इज कॉल्ड कोएंजाइम। अब भाई जो चीज लूजली अटैच्ड होगी वही तो उतर भी सकती है, जो चीज परमानेंटली अटैच्ड है वो तो उतरेगी नहीं, जो चीज लूजली अटैच्ड होगी वही उतरेगी ना। तो जो चीज लूजली अटैच्ड, एक तरफ आप कह रहे हो कोएंजाइम वो है जो लूजली अटैच्ड है, और जो उतर सकता है जो डिटैचेबल है वो एक्टिवेटर है। तो फिर दोनों बात में क्या फर्क हुई? फर्क ये है कि ये दोनों ही उतर सकते हैं, दोनों ही डिटैचेबल है, दोनों ही लूजली अटैच्ड हैं। कोएंजाइम भी डिटैचेबल है, एक्टिवेटर भी डिटैचेबल है, दोनों लूजली अटैच्ड हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि द डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज एक्टिवेटर इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक मेटल आयन। अगर ये मेटल का इनऑर्गेनिक आयन है तो फिर ये जो है ना एक्टिवेटर कहलाएगा। बुक में 4 एग्जांपल्स लिखी हैं। आयरन पे भी +2 होता है, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी और हो सकते हैं मेटल आयंस कोई भी, लेकिन एटलीस्ट जब आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे डेफिनेशन एक्टिवेटर की तो इन 4 का नाम लाजमी लिखना है। तो डिटैचेबल कोफैक्टर इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक मेटल आयन सच एज आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। अगर ये चारों में से या कोई मेटल आयन होगा और वो डिटैचेबल होगा, लूजली अटैच होगा, उतर सकता होगा, जोर किस पे है? इनऑर्गेनिक पे। अगर इनऑर्गेनिक है और उतर सकता है, डिटैचेबल है, लूजली अटैच है, उसका नाम है एक्टिवेटर। और अगर यही बात हम करें कि ये लूजली अटैच्ड है और ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है बल्कि ये क्या है? ऑर्गेनिक है। तो अगर ये ऑर्गेनिक है तो फिर इसका नाम हो जाएगा कोएंजाइम। यानी कोफैक्टर में सिंपल अगर हम बात देखें तो कोफैक्टर 3 तरह का है। पहले 2 एक इस तरह के हैं जो उतर सकते हैं एंजाइम से, और एक ऐसा जो परमानेंटली अटैच्ड है, जो नहीं उतरेगा, जो कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो जो कोवलेंटली बॉन्डेड है एंजाइम के साथ कोफैक्टर, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये परमानेंटली अटैच्ड है। और 2 ऐसे हैं जो उतर सकते हैं, लूजली अटैच्ड है। एक को बुक वाले ने कहा डिटैचेबल कोफैक्टर, एक को उसने कहा लूजली अटैच्ड। बात दोनों की सेम है, फर्क क्या है? द डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज एक्टिवेटर इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक मेटल आयन। अगर मेटल आयन है, इनऑर्गेनिक है, तो फिर एक्टिवेटर है, डिटैचेबल। और अगर लूजली अटैच्ड है और ऑर्गेनिक है तो फिर इसी कोफैक्टर का नाम हो जाएगा कोएंजाइम। क्या नाम हो जाएगा? कोएंजाइम। और कोएंजाइम की एग्जांपल्स जो है ना वो विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह विटामिन B12, विटामिन B6, ये सारे कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं। तो विटामिन्स जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसे कोएंजाइम्स हैं हमारे पास जो कि कोफैक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं कोफैक्टर की। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन कोफैक्टर, तो आप खाली कोफैक्टर की डेफिनेशन लिख देते हैं कि कोफैक्टर some enzymes require an additional component to work for its essential for its proper functioning, that non-protein part of the enzyme is called cofactor। तो इतना भी ठीक है। अगर आप साथ में उसके बता दें कि cofactor act as a bridge and it provides a chemical energy for the reaction, ये और अच्छी बात है। अगर आप साथ उसके टाइप्स के नाम लिख दें तीनों, एक्टिवेटर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको वो कहता है कि डिफाइन कोफैक्टर आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो फिर आपने इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज फिर तीनों में डिफरेंस आ जाता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों में जो है ना कंपैरिजन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम, डिफरेंशिएट बिटवीन कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक। तो जिसमें भी 2 में डिफरेंस आएगा आपने डिफरेंस लिख देना। इसके अलावा ये बात है कि एक सिंपल सी बात जो कि बुक वाले ने बड़ी घुमा के लिखी है, सिंपल सी बात अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर देखो एक एंजाइम है, एक कुछ एंजाइम तो ऐसे हैं जिनको काम करने के लिए कोफैक्टर नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए। तो अगर एक एंजाइम है जिसको काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए, उस पे से अगर आपने कोफैक्टर उतार दिया तो क्या वो काम करेगा? एक एंजाइम है उसको काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए, आपने उस पे से कोफैक्टर उतार दिया, वो काम करेगा? नहीं। तो एक ऐसा एंजाइम जिसको कोफैक्टर चाहिए था अपना काम करने के लिए, उसमें से आपने कोफैक्टर माइनस कर दिया, कोफैक्टर उतार दिया, कोफैक्टर रिमूव कर दिया, तो क्या वो काम करेगा? नहीं। तो ऐसा एंजाइम काम नहीं कर रहा, तो ऐसा एंजाइम क्या हो गया? इनएक्टिव। ऐसा इनएक्टिव एंजाइम जिसके ऊपर से आपने कोफैक्टर उतार दिया है, ऐसे एंजाइम को बोलेंगे एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। और ऐसा एंजाइम जो अब यही वाला एंजाइम जिसके साथ आपने कोफैक्टर उतार दिया था और वो इनएक्टिव हो गया था, वो काम नहीं कर रहा था, अब इसी एंजाइम को आपने कोफैक्टर लगा दिया, इसी एंजाइम को आपने कोफैक्टर लगा दिया, तो दोबारा काम करना शुरू कर देगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब इस एंजाइम का जिसके साथ कोफैक्टर अटैच है, इसका नाम हो गया हॉलो एंजाइम। क्या नाम हो गया? हॉलो एंजाइम। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस एंजाइम के साथ कोफैक्टर नहीं है, ये काम नहीं कर रहा, और हॉलो एंजाइम के साथ कोफैक्टर है और ये काम कर रहा है। लेकिन बुक वाले ने क्या लिखा है? बुक वाले ने लिखा है एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज कॉल्ड एपो एंजाइम। यानी कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों क्या है? दोनों कोफैक्टर है। तो अगर एंजाइम में से उसका कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप उतार दिया गया
जो पीछे बचा एंजाइम वो इनएक्टिवेटेड एंजाइम होगा, उसे क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। एन एंजाइम, एन एक्टिवेटेड एंजाइम consisting of polypeptide chain and cofactor is known as holo enzyme। ये बुक वाला डेफिनेशन लिख रहा है, तो एक्टिवेटेड ही एंजाइम तो पता चल गया, और एंजाइम में कोफैक्टर है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, और एंजाइम बाकी का पीछे बच गया, ये प्रोटीन पार्ट है। और प्रोटीन पार्ट किससे मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हॉलो एंजाइम, एन एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड हॉलो एंजाइम। तो दोनों बातें आ गई, एंजाइम की पॉलीपेप्टाइड चेन भी आ गई और कोफैक्टर भी। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे हॉलो एंजाइम। और इसी एंजाइम में से अगर मैं कोफैक्टर उतार दूं तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसी एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? एपो एंजाइम। तो ये इतनी बात ही आज तक रखते हैं, इतनी बात ही पहले पेज पे हमारे डेफिनेशंस लिखी हैं जो कि पेपर में पूछी जाएंगी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग बड़े सालों से, पिछले 10-12 सालों से जब से ये बुक है ऑलमोस्ट, ये चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। तो शॉर्ट में ये पूछी जाती हैं बातें लेकिन ये एमसीक्यूज के हवाले से, एंटी टेस्ट के हवाले से बड़ी जरूरी है। लास्ट बात मैंने आपको कहा था कि मैं एंड पे बताऊंगा, सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं एक्सेप्ट वन। एक एंजाइम अभी तक ऐसा डिस्कवर हुआ है, वो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, ये एक एंजाइम है जिसका नाम है राइबोजाइम। ये नाम से पता चल रहा है कि राइबोजाइम, ये एंटी टेस्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि राइबोजाइम राइबोसोम्स के अंदर पाया जाएगा, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, उनके अंदर प्रोटीन बनाने के लिए जो एक एंजाइम है जो काम कर रहा है, ये प्रोटीन नहीं है, ये खुद मैसेंजर आरएनए पर मुश्तमिल है, ये खुद आरएनए है, ये खुद क्या है? खुद आरएनए है, लेकिन ये प्रोटीन्स बनवा रहा होगा राइबोसोम्स के अंदर। तो ये जो एक एंजाइम की एग्जांपल याद रख लें, डिफरेंस याद रख लें कि ऑल द एंजाइम्स इन दिस यूनिवर्स, इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एक्सेप्ट वन, दैट इज राइबोजाइम, जो कि राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। तो ये क्या है? खुद अगर प्रोटीन नहीं है तो ये मैसेंजर आरएनए है। ये एक ही है जो कि नहीं है प्रोटीन, तो क्या और कोई भी नहीं है प्रोटीन? हो सकता है कि कोई और प्रोटीन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, डिस्कवर एक ही हुआ। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।